guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अ वॉर अपॉन द स्टेट। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि पार्ट 1 और 2 जरूर देख लें, बिकॉज बेस क्लियर रहेगा तो आगे आने वाले पार्ट्स को समझने में आपको आसानी होगी। तो इस जगह पे हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो कहता है फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म। इस फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म में बेस से चीजें जानते हैं। तो देखिए, जो हमारे भारत का संविधान है, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ऐसे इशू जो कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके होते हैं, है ना, लॉज वगैरह को लेके जो भी इश्यूज होते हैं, वो पहले क्या होते थे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की हुआ करती थी कि स्टेट्स की सरकारें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगी और सेंटर इस चीजों से इतना इसका नहीं था कि मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो स्टेट्स खुद अपना देखेंगी। 2006 तक अगर हम बात करें, टिल 2006, तो जो अफेक्टेड स्टेट थी वो मेनली जो है वो आपका रेड कॉरिडोर की साइड यहाँ पे देखने को मिलती थी। रेड कॉरिडोर वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये पार्ट 2 में मैंने बताया, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पार्ट 1 2 जरूर देख लीजिएगा। और अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है, आंध्र प्रदेश ने सक्सेस पा ली थी, नक्सलिज्म से अपने आप को उबार लिया था, काफी हद तक नक्सलिज्म के ऊपर इन्होंने सक्सेस पा ली थी। तो ऐसा कुछ चीजें चल रही थी। 2006 में ऐसा क्या हुआ वो समझते हैं। तो 2006 में जब प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय डिक्लेयर करा कि भाई नक्सल प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है वो जो नक्सलिज्म है उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और इस नक्सलिज्म के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, चीजों को ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नक्सलिज्म हमारे देश को अंदर अंदर खा जाएगा। इसमें यह था कि एक होम मिनिस्ट्री के अंदर एक सेपरेट डिवीजन बनाई जाए, नक्सल मैनेजमेंट डिवीजन के नाम से, और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट हो एक एक्सपर्ट कमेटी का जिसे हेड कर रहे थे डी बंदोपाध्याय बाय प्लानिंग कमीशन इन 2006। तो इतना कुछ यहाँ पे मामला करा गया, एक्सपर्ट कमेटी को लाने की बात कही गई। होम मिनिस्ट्री के अंदर एक अलग डिवीजन जिसका नाम नक्सल मैनेजमेंट डिवीजन, जो पूरी तरीके से नक्सलिज्म को देखेगी, समझेगी, जानेगी और इसके लिए कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कदम उठाने के लिए कमेटी का भी यहाँ पे निर्माण करा गया। अब देखिए, जो एक्सपर्ट कमेटी थी इसने अंडरस्कोर करा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को, कि सोशली भी, इकोनॉमिकली मतलब पैसे के टर्म में भी, और आपका पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी। तो इन सभी तरीके से क्या है कि यहाँ भेदभाव करा जा रहा था शेड्यूल कास्ट के बीच में, शेड्यूल ट्राइब के बीच में, पूरे ही कंट्री में, है ना। शेड्यूल क्लास के बीच में आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि अगर पानी भी गिलास में दिया जाता है तो आज भी आप देखते हैं कि भाई अरे ये पानी नहीं दो, वैसी है। तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है और बहुत ज्यादा इनको फील भी होता है। किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा करोगे तो वो फील तो करेगा ही करेगा। तो इन्होंने भी ये चीज समझी एक्सपर्ट कमेटी ने देखा कि यहाँ पे कमी है, एम्पावरमेंट की कमी है लोकल कम्युनिटीज में, है ना, और यही एक वजह है कि इतना नक्सलिज्म यहाँ पे फैल रहा है ना, क्योंकि ये खुद में सशक्त नहीं है और सशक्त खुद में नहीं है, इस वजह से इतना नक्सलिज्म फैल रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान दुख है, मैंने बताया था नक्सलिज्म क्यों है, क्या है, तो इसलिए पार्ट 1 2 जरूर देखिएगा। कोई दुख में है तो ये लोग कहते हैं कि हाँ देखो भैया ये तुम्हारे सरकार की वजह से हो रही है दिक्कतें, ऐसा वैसा करके। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे यही मेन रीजन है नक्सलिज्म का, और उन्होंने फर्दर ये बात भी कही कि जो स्टेट का जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ना, ये यहाँ पे फेल हो गया है ना, अच्छी गवर्नेंस नहीं दे पाया है। और भाई इनका नक्सलिज्म में, नक्सलवादी जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, जनता को ऐसे बुझला फुसला के अपने में मिलाना कि देखो सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है ना। तो ऐसे एरिया में ब्यूरोक्रेसी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। और इसने ये भी एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि एक ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हमने पार्ट 1 2 में यही पढ़ा था ना कि जब लैंड एक्वायर सरकार करती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनसेशन दिया जाता है इस लैंड के ओनर को इतना प्रॉपर नहीं हो पाता। ये भी एक रीजन है कि ये भड़कते हैं बाद में और इन नक्सलवादियों के साथ मिल जाते हैं जाके। तो इन्होंने, जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने रिकमेंड करा कि एक अच्छा ट्राइबल के साथ फ्रेंडली तरीके से आप लैंड को एक्वायर करो और फिर उनको अगर उस लैंड से अगर कहीं पे किसी को शिफ्ट करना है तो अच्छे से रिहैबिलिटेशन को भी अच्छे से करो। तो ये सारी बातें इस कमेटी के द्वारा कही गई। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम श्री मनमोहन सिंह जी था, इन्होंने 2009 में ये बात को
समझा जाना, एडमिट करा कि जो सरकार के एफर्ट्स हैं, है ना, ये नक्सली वगैरह को जो है रोकने में, ये जो है हाँ ठीक है, अब थोड़े देखने को मिले हैं। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा जिसमें अफेक्ट देखने को मिला था, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स थी, इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे एक लार्ज स्केल ऑफेंसिव दैट इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट ऑफ हेवी ट्रूप्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज। इन्होंने क्या करा, क्या इसके बाद जब प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही कि हाँ ठीक है, हमें नक्सलिस्ट को जो है वो यहाँ पे जो है रोकना होगा, अगर हमें अपने भाई चाहिए जो चीजें हमको चाहिए, आगे डिजायर्ड लेवल जो चाहिए, उसके लिए चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स थी, उन्होंने एक लार्ज स्केल ऑफेंसिव लॉन्च करा दैट इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट ऑफ हेवी ट्रूप्स। इसमें क्या था कि हेवी ट्रूप्स जो थे, इनको यहाँ पे जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया, मतलब तैनात कर दिया गया यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो खराब एरिया, सबसे ज्यादा ऐसे एरियाज जहाँ पे सबसे ज्यादा ये नक्सलिज्म हो रहा था, नक्सल लोग जो वहाँ बहुत ज्यादा थे, तो ऐसे एरियाज में एक हैवी ट्रूप्स को जो है जाके वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया, मतलब उनके यहाँ पे तैनात उनको कर दिया गया। और ये ऑपरेशन जो है वो इसका जो कोड रखा गया, उसका कोड नेम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्या? ग्रीन हंट। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? हाँ, हरा पकड़ना, ग्रीन हंट। ठीक है। तो रिसेंटली सीआरपीएफ ने एक बस्तरिया बटालियन को भी लॉन्च करा है इस एंटी नेशनल ऑपरेशन के लिए। तो ये सब बातें हैं जो नक्सलिज्म से के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सरकार ने ऐसे ऐसे इतिहास में कुछ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है गवर्नमेंट अप्रोच टू डील विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं कह सकते, फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म के अंदर ही एक टॉपिक है, ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट अप्रोच, सरकार ने किस तरीका अपनाया है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए। तो देखिए, सरकार ने ये चीज समझी, जानी, रियलाइज करी कि जो सही से हम अपनी चीजों को वहां पे मतलब एरिया को गवर्न नहीं कर पा रहे, जो अच्छी लैक है गुड गवर्नेंस में, या हम जो डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे हैं, है ना, जो हमारा भाई हम जो उनको विकास नहीं दे पा रहे हैं, और भाई रेगुलर जो फंक्शनिंग है क्रिटिकल फील्ड इंस्टीट्यूशंस की, पब्लिक अवेयरनेस की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब समझे कि अगर लोगों को भड़कने से रोकना है तो सबसे पहले उनको ये जो उनकी दिक्कतें हैं उन्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर कोई भड़का रहा है कि सरकार तो मेरी डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो डेवलपमेंट देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशन सरकार के सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम अच्छे से कराना पड़ेगा और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तो यही सब अगर होगा तभी हम ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोक सकते हैं। तो ये बात सरकार को समझ में आ गई। इसीलिए सरकार ने क्या करा कि इन्होंने ये अपने जो तरीका था चीजों को डील करने का, अप्रोच नक्सलिस्ट को कम करने का, वो थोड़ा चेंज करा। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि भाई नक्सल एक्टिविटीज को कैसे अब डील करना है, जो एरियाज ऑफ सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक परसेप्शन इन अ होलिस्टिक मैनर। अब इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम नक्सलिस्ट को जो है जाएंगे मारेंगे गोली से, या वहां पे ट्रूप्स इकट्ठा कर देंगे और कोई भी बवाल करेगा तो उसको मारेंगे। अब इन्होंने ये नहीं कहा, अब इन्होंने कहा कि जड़ ही हटा दो, मतलब डेवलपमेंट वहां पे करना शुरू कर दो। समझ लो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो, जो लोगों को ही भड़का भड़का के अपने में जोड़ रहे हैं यही खत्म कर दें। तो ऐसा कुछ इनको तरह किया गया। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है ना कि पुलिस जो है और पब्लिक ऑर्डर सब स्टेट की सरकारें देखती हैं। और एक्शन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर लाइज प्राइमरी इन द डोमेन ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी ये जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो इतनी भी बात होती है, ये सबसे पहले स्टेट के हाथ में होती है, अपनी स्टेट की सरकार के हाथ में होती है, वही अपने स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को देखती है। अब जो सेंटर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि वो बहुत ध्यान से समझती है कि सिचुएशन है क्या, और साथ ही साथ बिल्कुल मिलजुल के काम करती है। और जो भी एफर्ट वगैरह होते हैं कि भाई कैसे ही हम ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ऐसे करने की कोशिश पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार करती है। इतनी बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को सेंट्रल ने प्रोवाइड कर दिया, या फिर कमांडोज वगैरह, जो कमांडो बटालियंस हैं फॉर रिजोल्यूट एक्शन, जिसे हम लोग कोबरा कहते हैं, उनको जो है प्रोवाइड करा स्टेट को, या सैंक्शन ऑफ इंडिया रिजर्व IR बटालियंस को प्रोवाइड करा। या फिर ये जो स्टेट की पुलिस है इसका अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जो अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंदर अपग्रेडेशन इसका होता है। एक अम्ब्रेला स्कीम इसके लिए चलाई गई थी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, MPF स्कीम चलाई गई थी। क्योंकि देखिए भाई अच्छे वेपन्स नहीं होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी की अगर नॉलेज नहीं होगी पुलिस को, तो वो कैसे ही जो है वो इन चीजों को डील कर पाएगी।
ठीक है, तो इसकी जरूरत, या फिर रीएम्बर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जैसे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है उसका वापस से पैसा सरकार लौटा दे, रीएम्बर्स कर दे, ठीक है। और किसके अंदर ये चलाया गया? अंडर द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंदर, ये बात भी कही गई। उसके बाद यहाँ स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांचेस को और मजबूत बनाया गया, है ना, जो मतलब यहाँ जो जासूस वगैरह वाला सीन होता है इसको भी काफी मजबूत बनाया गया। स्पेशल फोर्सेस ऑफ स्टेट्स और फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, ये भी करा गया आपका स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंदर। तो काफी कुछ सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो एंटी लेफ्ट विंग ऑपरेशंस होते हैं ना, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हटाने के लिए जो भी ऑपरेशंस चले उनको यहाँ पे इन्होंने हेलीकॉप्टर्स वगैरह प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग वगैरह दी स्टेट पुलिस को। स्टेट पुलिस को ट्रेनिंग किसने दी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू मिली। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू मिली। उसके साथ इंटेलिजेंस का डेटा जो था वो शेयर करा गया। साथ ही साथ दो स्टेटों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की चीजें उठाई गई। फिर कम्युनिटी पुलिसिंग करी गई, जो सिविक एक्शन है वो करा गया। और साथ ही साथ बहुत सारी स्कीम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने चलाई, उसके थ्रू भी यहाँ पे काफी असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई। अब मेन इनका मुद्दा क्या था इतना कुछ करने का, कि हमें जो स्टेट की सरकार है उसके यहाँ पे उनकी कैपेसिटी को और अच्छा बढ़ाना है। और अच्छा क्यों करना है उनकी कैपेसिटी को? ताकि भाई देखिए वो पूरी तरीके से इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील कर सके, समझ रहे ना। तो एक तरीके से अगर आप होलिस्टिक चीजें उठाओगे, सिक्योरिटी भी रखोगे, डेवलपमेंट भी साथ में होता रहेगा, है ना, एक अच्छी गवर्नेंस भी होनी रहेगी, तो फिर ये अपने आप ही लोग कैसे भड़काएंगे? तो किस बेसिस पे भड़काएंगे? भड़का ही नहीं सकते। तो इन सब चीज को पाने के लिए एक नेशनल पॉलिसी और एक एक्शन प्लान की जरूरत थी, और वही रखा गया कि एक उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो सिक्योरिटी के लिए भी जा रही हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो, डेवलपमेंट भी हो उससे, है ना, और जो भी पुराने ट्राइबल्स वगैरह हैं उनके जो हक हैं वो भी ना छीने, उनको भी कैसे वापस दिया जा सकता है। और फोकस अटेंशन उसमें कितनी थी? 106 जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो आपकी डिस्ट्रिक्ट थी, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी, उनके ऊपर फोकस था। जो ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है हमने लास्ट पार्ट में बताया था 10 स्टेट्स के अंदर आती हैं। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड जगह है वो 35 मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 7 स्टेट्स में आती हैं। और ये सारी की सारी कौन कौन सी हैं ये हमने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, तो इसलिए प्लीज इसको देखकर आइएगा। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या चलाई गई स्टेट्स के लिए, जो स्टेट्स अफेक्टेड थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट को, जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम से पूरी तरह से होलिस्टिक मैनर में, मतलब सिक्योरिटी के मैनर में, डेवलपमेंट के मैनर में, एडमिनिस्ट्रेशन के मैनर में, सब पे डेवलप करने के लिए जो हमारी सरकार थी, इन्होंने एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान बनाया 2015 में, मतलब 2015 में। और इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी थी, बहुत लंबे समय तक चलती, जिसमें सिक्योरिटी का एरिया भी कवर हो रहा था, डेवलपमेंट का भी हो रहा था, ट्राइबल्स को अपने हक मिले, है ना, और लोकल कम्युनिटीज वगैरह को कोई प्रॉब्लम ना हो, कि उनका कोई हक छीना ही ना जाए, तो वो किस लिए आवाज उठाएंगे खिलाफ। तो आइए कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और सामने होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं चीजों को, तो समझिएगा, आंख बंद करके आराम से ईयरफोन लगा के समझिएगा। तो स्टोरी की तरह समझिए। पहली स्कीम थी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। सिक्योरिटी रिलेटेड, सबसे पहले सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर खर्चा किया गया स्कीम्स में। तो स्कीम जो थी इसे सरकार ने एक्सटेंड भी करा ऑन 27 सितंबर 2017 को, और एक सब स्कीम के तौर पे इसको एक्सटेंड करा गया। और इसकी जो अम्ब्रेला स्कीम थी वो थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years till 2020। ठीक है, 2017 के बाद इसको और इस स्कीम को बढ़ाया गया था, जिसका नाम था स्कीम का सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। और इसको एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर, इसमें ये लोग पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे थे, जैसे कि हमने पहले बात करी थी अभी। तो उसके अंदर इसको और 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 2020 मतलब जो चल रहा है तब तक के लिए। अब ये सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंदर क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ये क्या करती कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ 11 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट जो थी, ऐसी स्टेट्स, कुछ ऐसी 11 स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने अफेक्ट कर रखा है ना। तो उन स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जो भी खर्चा हो रहा था, है ना, इन 90 डिस्ट्रिक्ट में,
इन 11 स्टेट के अंदर जो 90 डिस्ट्रिक्ट थी उनके अंदर जो भी खर्चा हो रहा था ट्रेनिंग का, है ना, या मतलब जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को लेके जो भी मतलब उनको लागू करने के लिए जो भी खर्चा लगता, या जो लोग मारे गए हैं, जो सिविलियंस मारे गए हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंसान मारे गए हैं इनसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ते वक्त, उनके परिवार को जो भी पेमेंट देने की बात थी, है ना, या फिर कोई कंपनसेशन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कैडर का था, है ना, जिसने सरेंडर कर दिया, है ना, और सरेंडर वगैरह कर दिया, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी वगैरह जो भी सरकार की थी, उससे जो भी खर्चा था, और खर्चे जैसे कि कुछ कम्युनिटी की पॉलिसिंग या सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, गांव के लिए मतलब डिफेंस कमिटीज के लिए, या पब्लिक सिटी मटेरियल, जो भी खर्चा था वो सब रियम्बर्स कर रही थी। मतलब सरकार इन सब चीजों का पैसा दे रही थी। आप रियम्बर्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपके माँ बाप सरकारी नौकरी में रहे थे तो आप देखे होंगे कि भाई जो भी खर्चा उनका मेडिकल में हो जाता है, मेडिकल वगैरह में, तो उस खर्चे को वो सीधा सीधा जाते हैं और अपने एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म को अपने कार्यालय में लगा देते हैं। तो उससे क्या फायदा क्या होता है कि उससे वो पैसा कुछ महीनों बाद सरकार रियम्बर्स कर देती है, वापस कर देती है। तो सेम यहाँ पे सरकार इन सब फील्ड्स में, जैसे कि जो मैंने आपको बताई, तो उसमें वो खर्चा लौटाने लगी। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये सब नहीं करती हैं। उनका रीजन ये होता है कि भाई हम फालतू खर्चा क्यों करें, हो रहा है होने तो, हमारा पैसा नहीं है इतना, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अपना जो है वो उठाया, बोझ उठाया। दूसरी बात, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर 30 मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो अब जैसा कि नाम कह रहा है कि यहाँ पे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करी उन करीब 30 डिस्ट्रिक्ट्स को जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। ठीक है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब अप्रूव करा, ये भी 2017 में करा गया है। और इसकी सब स्कीम समझ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इसकी अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंदर ये सब स्कीम आती है। और ये भी 3 सालों के लिए, मतलब 2017 से 2020 के लिए, मतलब अभी तक के लिए। अब असिस्टेंस नाम ही कहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो भी गैप है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के बीच में, है ना, वो हमें फिल करना है ना। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करनी है ना सरकार के द्वारा, उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो हम पूरी करेंगे। और इसके लिए काफी पैसा, 775 करोड़ रुपीस ऑलरेडी सरकार रिलीज कर चुकी थी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को पहुंचाने के लिए फायदा। उसके बाद एक तीसरी स्कीम ये लाई गई थी, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम along with construction of fortified police stations in the LWE affected states। अब देखिए, यहाँ पे लगातार हर बार डिमांड आ रही थी ऐसी लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स के द्वारा कि सरकार ने अप्रूव कर दिया इस स्कीम को एज अ सब स्कीम ऑफ, वही एक स्कीम याद रखिएगा, अम्ब्रेला स्कीम जो है, मेन स्कीम कौन सी चल रही है बच्चों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, मेन अम्ब्रेला स्कीम यही चल रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, और इसी के अंदर सब स्कीम्स वगैरह लॉन्च हो रही हैं जितनी अभी तक हमने बात करी है। और ये भी 3 सालों के लिए लॉन्च करी गई है ना। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर पुलिस स्टेशन बनते हैं ऐसे LWE अफेक्टेड एरियाज में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छा होने की यहाँ पे बात हो रही थी। उसके बाद चौथी स्कीम जो थी वो थी स्कीम ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने सैंक्शन करे कुछ 400 पुलिस स्टेशन, 400 स्टेशंस को कुछ 10 LWE अफेक्टेड एरियाज में, जिसमें कि जो 393 पुलिस स्टेशंस थे, 393 जो आपके पुलिस स्टेशन थे वो कंप्लीट भी हो गए। तो समझ रहे हैं, काफी अच्छे लेवल पे इसको काम भी करा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ बवाल हो तो पुलिस स्टेशन तो हो आसपास। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम थी असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर LWE मैनेजमेंट स्कीम। अब ये स्कीम भी उसी के अंदर आ रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के अंदर आ रही है, 3 सालों के लिए है, याद रखिए 2017 से 2020 तक के लिए। स्कीम के अंदर क्या है समझिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल एजेंसीज को। सेंट्रल एजेंसीज मतलब जैसे कि CAPFs हो गए, IAFs वगैरह हो गए, जिससे वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूत कर सके, है ना। और अगर हेलीकॉप्टर्स वगैरह को हायर करना है तो उससे चार्जेस वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट मीडिया प्लान, मीडिया सोशल मीडिया नहीं, मीडिया। तो ये स्कीम को अप्रूव भी सरकार ने करा है 2017 के अंदर। और यही याद रखिएगा, अम्ब्रेला स्कीम कौन सी है, अभी तक तो रट गई होगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये है मेन इसकी स्कीम। इसके अंदर की ये भी सब स्कीम थी, ये भी 3 सालों के लिए थी, 17 से 20 तक के लिए। और देखिए, हो क्या रहा था कि ये जो मॉइस्ट थे, ये जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, है ना, ये सब मॉइस्ट कौन है, क्या है, माओ जो होते हैं, जो मैंने पार्ट 1 में बताया है,
तो ये लोग क्या करते थे ना कि ये मासूम जो ट्राइबल लोग हैं, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, उनको बड़ा भड़काते थे, है ना, और भड़का भड़का के उनको, भैया ऐसे कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, है ना, हम तुम्हारे लिए रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो ये बड़ा करते थे कि अरे हम तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं। तो भाई इस तरह से इनका भड़काने का काम था, जो हमने सब बताया है आपको, पार्ट 1 2 प्लीज देखिएगा, सब बताया कैसे भड़काते थे, क्या करते थे। तो फालतू का प्रोपेगेंडा मचा के, है ना, कि ऐसा करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मारती हैं, ये करती हैं, तो इनका ये काम था। इसलिए सरकार ने क्या करा, इस स्कीम को, ये वाली मीडिया प्लान, ये स्कीम जो है, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया LWE अफेक्टेड एरियाज में। तो स्कीम के अंदर क्या था, जैसे कि ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा जाने लगा, रेडियो जिंगल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, पैम्पलेट वगैरह बांटे जाने लगे, है ना, ये सब चीजें करने लगे ताकि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि भाई असल में हो क्या रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम आई, नेक्स्ट स्कीम का नाम था रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1, है ना। ये किन एरियाज के लिए थे, यही LWE मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो अफेक्टेड एरियाज थे, यहाँ के लिए लाया गया रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1। तो ये जो स्कीम थी, इसको भी इम्प्लीमेंट करा जाने लगा। रोड की बात हो रही, तो रोड कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। तो ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा, और ताकि भाई रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। अच्छी कहाँ पे हो सके, कुछ 34 LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, और ये कुछ 8 स्टेट्स में, 8 स्टेट्स के अंदर ऐसा हो, 8 स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ऐसी ये जो स्टेट्स हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये रोड अच्छी होगी, जब बच्चों रोड अच्छी होगी तो क्या ही कर पाओगे, पुलिस भी भगा लेगी आपको अच्छे से, अगर आप भागने की कोशिश भी करोगे। ये लोग कोशिश करते हैं रोड तोड़ दें, है ना, टेरेन काफी टफ हो, ताकि वहां तक इन तक लोग पहुंच ना पाए। तो इसमें काफी लंबी रोड बनाने की बात करी गई, है ना। कुछ अगर हम बता देते तो 4652 किलोमीटर रोड जो है वो जो है 2018 तक बन भी गई थी, और टोटल इनका था कि हम 5422 मतलब 5422 किलोमीटर की रोड बनाएंगे। तो इतना रोड का कितना नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम की बात करें, वो कहती थी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर LWE अफेक्टेड एरियाज, है ना। तो अब इसके लिए क्या था, जो ऐसे एरियाज जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्ट कर रहे थे, उसमें रोड कैसे कनेक्टिंग होगी, है ना, प्रॉपर जो है वहां तक रोडें पहुंचे, प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई एरिया जब आइसोलेट रहता है किसी एरिया से, तो उसको कुछ भी भड़काया जा सकता है। इसलिए मेन स्ट्रीम में आके लोग भी आ सकते हैं, इधर से उधर आ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। तो इसलिए ये काफी अच्छा हो जाता है कि रोड कनेक्टिविटी के लिए, इसलिए ये रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑल लाए गए हैं, और सरकार ने इस स्कीम को भी अप्रूव करा, है ना। इसके अंदर भी रोड बनाने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट। अब देखो यही दिक्कतें हैं ना, रोड ना हो, मोबाइल ना हो, तो ही प्रॉब्लम आती है। जैसे कि क्या था, पहले ब्रिटिशर्स ने हमारा फायदा कैसे उठा लिया, क्योंकि हमारे पूरे देश में कहीं जहां पे अगर मान लो इस स्टेट में वो गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ तक बात नहीं पहुंच पा रही है, और फिर यहाँ आके वो कुछ और समझा के ऐसे उन्होंने पूरा देश जीता है। बाद में जब कनेक्टिविटी आ गई, जब एक दूसरे से लोग कॉन्टैक्ट करने लगे, तब उनके पास अकल आया और वो बेवकूफ बनना तब उन्होंने छोड़ा। तो सेम इसलिए यहाँ पे मोबाइल टावर प्रोजेक्ट लाया गया कि इससे ऐसे एरियाज जो कि भैया बहुत ही मोबाइल जगह रिमोट एरियाज है, वहां तक हम मोबाइल टावर्स लेके जाएं, ताकि एटलीस्ट भाई लोग एक दूसरे से बात कर सके, चीजों को क्लियर कर सके। इसके लिए काफी खर्चा करा सरकार ने, सेंटर ने। तो ये था मोबाइल टावर स्कीम प्रोजेक्ट मतलब। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्या आया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी, इन्होंने कहा कि हम देखेंगे ऐसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हम ऑर्डर करेंगे जो आपके 35 LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पे हम देखेंगे। और आखिरी में एक जो स्कीम लाई गई थी, वो उसका नाम था सिविक एक्शन प्रोग्राम, CAP, सिविक एक्शन प्रोग्राम। अब देखिए स्कीम को, इसको भी सेंटर ने अप्रूव करा है, 2017 में करा है, और 17 में करा है। तो अम्ब्रेला स्कीम आपकी वही रहेगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, 3 सालों के लिए ही, 17 से है, 17 से 20 तक के लिए है। अब ऐसे जो ये भी उसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो यहाँ सबसे ज्यादा है, उस एरिया में इस कैप स्कीम को मतलब सिविक एक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करी गई, और ताकि बहुत टाइम से करा, 2010-11 से करा गया था, ताकि जो भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और लोकल पॉपुलेशन के बीच में जो एक जो
गैप है ना, एक जो ये गैप आया हुआ है ना, जो जगह बन गई है, ये दिक्कत है ये, है ना। तो सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पॉपुलेशन अपना पर्सनल इंटरेक्शन करें, है ना, आपस में बात करें, ह्यूमनली लोकल पॉपुलेशन की बात होगी तो वो समझेंगे चीजें कि नहीं ये हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ है, हमारे लिए है। क्योंकि फिर मॉइस्ट आते हैं, उनको भड़का देते हैं, तो भड़क जाते हैं और फिर वो जो है वो भी हथियार उठाते हैं। तो इसलिए काफी जरूरी था कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बात करें। स्कीम के अंदर जो है वो पैसा वगैरह जो है CAPF को दिया जा रहा था, और उनको जो है वो ऐसे एरियाज में तैनात कर रहे थे जो सबसे ज्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो है वो अफेक्टेड है। तो बहुत सारी सिविल एक्टिविटीज करी गई, लोगों का भला करने की बात करी गई। तो ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर करी गई सरकार के द्वारा। अब उसके बाद समझिए नीति आयोग ने यहाँ पे एक स्टार्ट करा था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को। वो किस लिए करा गया था कि जो सबसे ज्यादा पिछड़े इलाके हैं ना हमारे देश के, उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी, इनसे काफी ज्यादा फायदा हुआ इस इनिशिएटिव से। मेनवाइल हुआ क्या कि यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ बदलाव लेकर आए अपने प्रोग्राम में, इन्होंने भी काफी बदलाव लेकर आए। अब इन्होंने क्या कर रखा है आजकल बताएं, तो इन्होंने एक इंडिविजुअल ओरिएंटेड अप्रोच बनाई, इंडिविजुअल ओरिएंटेड। अब कम्युनिटी नहीं, एक लौते इंसान को लेके यहाँ पे इन्होंने सोचा है। अब इन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नहीं समझा है, अब इन्होंने इंडिविजुअल ओरिएंटेड समझा है। इससे क्या होगा क्या ना, जो लोकल पॉपुलेशन रह रही है और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में, पता है वो लोग क्या समझाते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल मार देंगे तुमको, तुम देखो, तुम लोग अपना कुछ भी करोगे तुमको गोली पड़ जाएगी। बट रीजन ये नहीं होता, रीजन ये होता है कि वो लोग अगर गलत करने बैठ जाते हैं ना और हथियार उठाते हैं, तब सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पीटती पड़ती है। लेकिन भड़काने की वजह से होता क्या है कि अब इन दोनों में तो बात हो नहीं रही है, अब इनको अगर ये भड़का रहे हैं तो ये हथियार उठाएंगे। तो इस वजह से इनसे इनकी बात डायरेक्टली हो जाए, इसलिए काफी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए, है ना। तो इसमें क्या है, दिल जीतने की बात है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, है ना, मतलब दिल दिमाग लोगों का जीत ले। उसके साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो अभी तक इतना पैसा खर्चा कर रही थी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे, है ना, कि जैसे कि अब इन्होंने क्या करा कि छोटे छोटे ब्रिज बनाने की बात करी, रोड बनाने की बात करी, अच्छा पानी हो, अच्छी स्कीम हो, तो अच्छा खासा इन्होंने अब 20 करोड़ पर एनम खर्चा हो रहा है ना। ऐसी इंडिविजुअल फैमिलीज को डेवलप करने की बात करी जा रही है, और यही सब करा भी जा रहा है ना। अच्छी गाइडलाइन, रिवाइज गाइडलाइंस आई है इसमें, यहाँ पे इंडिविजुअल फैमिलीज को कैसे हम और डेवलप करें, ताकि भाई उनको दिक्कत ही नहीं होगी, तो वो फालतू में चीं चौं करेंगे ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है रोशनी स्कीम। रोशनी, चमकती हुई रोशनी होती है ना, वो रोशनी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। तो ये भैया क्या है कि ये प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। बताते हैं क्या है ये। इसमें कुछ 50,000 गांव के औरत और आदमी को जो है इन्वॉल्व किया गया है। ज्यादातर इसमें जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, है ना, जिनको डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको लिया गया है। और ये कुछ 24 जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे लिए गए हैं। अब इसका काम क्या है, इसमें देखिए कुछ स्पेशल एफर्ट लिए गए हैं कि पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब ये समझिएगा, इसका जो सवाल है वो सवाल भी आया था यूपीएससी में भी रिसेंटली, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, है ना। तो ये इनको प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे लोगों को लिया गया है यहाँ से, है ना। तब इसमें क्या कर रहे थे रोशनी स्कीम में, ये प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी कि स्किल डेवलप करेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट देंगे, उनको नौकरी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रोशनी स्कीम के बाद, हाँ ओके, नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 का। ना स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015। तो इसमें क्या था कि सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स, जैसे कि लेफ्ट विंग जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, इनको हमें वही बातें रिपीट हैं। CAPF BUs वगैरह से प्रोवाइड करना, हेलीकॉप्टर्स देना, है ना, आपका पुलिस स्टेशंस बनाना, पैसा देना ताकि वहाँ की स्टेट की जो पुलिस फोर्सेस हैं वो अपने आप को और मॉडर्नाइज कर सकें, उनको आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट देना ताकि वो भाई लड़ाई वगैरह प्रॉपर लड़ सकें, अच्छी सी ट्रेनिंग देना, और डेटा वगैरह इंटेलिजेंस का ये शेयर करना, बहुत सारी ऐसी चीजें। और डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स इसके अंदर, इस पॉलिसी एक्शन प्लान के अंदर ये था कि देखिए ये जो फ्लैगशिप स्कीम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही हैं, इनको हटाने के बाद भी, इनके अलावा आप कह सकते हो, इनके अलावा भी कुछ और इनिशिएटिव्स लेना, ताकि भाई ऐसे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज हैं इनको और ज्यादा हम जो है अच्छा कर सके। जैसे कि आप ऐसी स्कीम्स लेकर आइए जिसमें रोड वगैरह बने, रोड का डेवलपमेंट हो, मोबाइल टावर लगे, लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो,
साथ ही साथ बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इनका भी हो भैया, ट्राइबल्स भी थोड़ा आगे बढ़े ना, तो इनको भी तो बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह प्रॉपर इनकी भी जरूरत है, तो ये सब प्रोवाइड करें। उसके साथ हेल्थ हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, ये बढ़े, है ना। तो ये सब मोस्टली 35 जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में चीजें बढ़े। साथ ही साथ कुछ उनके जो हक हैं, उनके राइट्स हैं, उनको भी प्रॉपर प्रोवाइड करा जाए। तो ये सारी चीजें आ रही थी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के अंदर। फिर आता है स्क्रीन पे देखिए समाधान। तो समाधान जो है, ये जो स्ट्रैटेजी है, जो दिमाग लगा है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लगा है। समाधान का भी हम फुल फॉर्म बताएंगे। ये ताकि ये इसलिए बनाया गया है ताकि भैया एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी बनाए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनाए, ताकि हम कैसे किस तरीके से शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए जिससे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील कर सकते हैं। तो आइए समाधान का कुछ फुल फॉर्म देख लिया जाए। तो समाधान एस से कहता है स्मार्ट लीडरशिप, ए से बोलता है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से बोलता है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से बोलता है कि हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस करेंगे। फिर डी से कहता है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, केपीआईज का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और के आर एस मतलब की रिजल्ट एरियाज, है ना। तो कैसा इंडिकेटर क्या है ना, कैसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर चल रहे हैं, क्या रिजल्ट एरिया है, तो डैशबोर्ड बेस्ड डी से बताता है। एच से बताता है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है यहाँ तक पहुंचाना। उसके बाद ए कहता है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, और एन कहता है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये समाधान जो है वो ये स्ट्रैटेजी इसके कुछ पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे वो इसके अंदर जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स इन डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब बात आती है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। तो सबसे पहली वजह तो देखिए बच्चों ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। मतलब भाई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, अगर दो लोगों के बीच में सही से कम्युनिकेशन नहीं होगा या ट्रेनिंग अच्छी से नहीं होगी प्रॉपर मैन पावर की, तो कैसे ही आप मॉइस्ट, ये जो माओ लोग होते हैं, जो मॉइस्ट होते हैं, माओइस्ट बोलते हैं सॉरी, इनसे कैसे ही लड़ पाओगे, है ना। दूसरी वजह ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अच्छा नहीं है, अच्छे तरीके से बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसे एरिया में जहाँ पे ऐसे माउस्ट के कैंप वगैरह हैं, है ना, जहाँ पे ये जो है वो रह रहे हैं, है ना, और भाई ऐसी इंडस्ट्रीज से, मैंने आपको बताया पार्ट 1-2 में कि इंडस्ट्रीज से पैसा कलेक्ट करते हैं, वहां जा जाके किडनैपिंग वगैरह कर लेते हैं ऐसे एरियाज में। तो जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहां तक जाओगे कैसे, पता कैसे लगाओ कहाँ से लोग क्या घपला कर रहे हैं। इसलिए मॉइस जो है वो खूब बढ़िया फायदा उठाते हैं अपनी खुद की, वहां सरकार पैरेलल गवर्नमेंट जिसको हम कह लें, वहां अपना रन करा करते हैं। और रीजन क्या है, ददंदा करने रीजन, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे जो है अलग ही चल रहा है मामला, है ना। उसके बाद एक प्रॉब्लम है कि इंटर स्टेट बाउंड्रीज जो है ना, इसको भी माउस काफी दिक्कत देते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्टेट के बीच में बढ़िया से तालमेल है नहीं, कई सारे पुलिस फोर्सेज हैं, और कई सारे इन पुलिस फोर्सेस की वजह से इनमें आपस में जो है वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं चलता है। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक दूसरे से डेटा नहीं शेयर करोगे, आपस में काबिल बने रहोगे, तो फिर यहाँ पे जो स्टेट, जैसे ट्रायल जंक्शन है, एक बॉर्डर एरिया है, 3 स्टेट यहाँ मिल रही है, तो इस जगह पे बढ़िया आराम से अय्याशी करते हैं सारे के सारे मॉइस्ट होते हैं, माओइस्ट। चौथा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं, मतलब समझे कि सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट पुलिस जो है वो प्रॉपर समझ नहीं पा रही है चीजों को, प्रोफेशनल नहीं है अपने काम में, कुछ चीजें में क्या पता लैक कर रही हो, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम हो, और चीजें भी दिक्कत हो। पांचवी दिक्कत ये है कि जो सरकार, स्टेट की जो सरकार है ना, जो पॉलिसी लेकर आती है, समझ रहे, जैसे कि सरेंडर करने की बात अगर कर लें ऐसे मॉइस्ट को, या अगर हम बैठ के एक टेबल में बात करने की बात करें, टॉक्स या पॉलिसिंग स्ट्रेटजी जो भी है ना, जो भी मॉइस्ट वगैरह के लिए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो पॉलिसीज में हैं सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, सरेंडर को लेके या टॉक्स या पॉलिसिंग स्ट्रेटजी को लेके, ये भी मॉइस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। मतलब एक स्टेट पे प्रेशर होता है, और इससे क्या होता क्या है कि प्रेशर इन वन स्टेट अलाउस इजी मूवमेंट इनटू अनदर, है ना, एक स्टेट पे प्रेशर बनाओ, यहाँ पे इजी मूवमेंट हो जाएगा दूसरे का। तो यहाँ पे समझ रहे हैं, तो मतलब ये हुआ था जब टाइम पे ऑपरेशन ग्रे हाउंड हुआ था ना, और काफी सक्सेसफुल रहा था ये आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ज्यादातर मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छा परफॉर्म भी करा था, काफी अच्छे ने अपने यहाँ से ये सबको हटाने में भी काफी जो है सफल हुई थी वो। तो इसमें क्या हुआ था कि ऑपरेशन जो ग्रे हाउंड हुआ था आपका काफी सक्सेसफुल था आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ऑलमोस्ट इसने सब खत्म कर दिए थे नक्सलिस्ट को स्टेट में। बट ये धीमे धीमे भागे और आसपास की स्टेट्स जैसे कि आपका जो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, यहाँ चुपचाप घुस गए और यहाँ पे छुप गए, है ना। तो
ऑपरेशन को अगर सारी स्टेट से सपोर्ट करा होता उस वक्त, तो नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया होता है धंधा करने रीजन में, है ना। तो लेकिन अब भाई एक स्टेट कहती है कि अरे ठीक है भगाना है मुझे, और दूसरी स्टेट कहती है आओ मेरे पास जगह ले लो बेटा। तो ये एक वजह है। अब इसके साथ साथ कुछ वजह और भी है कि देखिए कई सारे जो ऐसे आवाज उठाते हैं, रिबल्स होते हैं, ये रिक्रूट होते हैं फ्रॉम अमंग द ट्राइबल्स। अब देखो किसी ट्राइबल्स को भड़काया, है ना, अरे तुमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तुम आओ मेरे साथ आओ, हम तुम लोग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ट्राइबल्स में से ऐसे जो है लोगों को ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा रिबल बना दिया, उनके खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो ये क्या होता है कि इसमें इनको बड़ा फायदा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार देखिए क्या करेगी कि अगर मान लेती मार देती है उसको भी, तो उसमें क्या होगा कि भैया और ट्राइबल्स कहेंगे हाँ देखो मैं लड़के को मार दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो स्टेट पुलिस है ये मतलब इसको जो है ना ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं है, आपका मैन पावर की काफी कमी है, लोग भी काफी कम है। और अगर सेंट्रल की बात करें कि सेंट्रल यहाँ प्रोवाइड करिए, आप कहोगी मैम सेंट्रल तो कह रही है हम प्रोवाइड करेंगे ना, तो सेंट्रल जो प्रोवाइड कर रही है उसमें प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है, प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। और अगर हम स्ट्रेंथ कहें, क्या आखिरकार माओइस्ट की क्या मजबूती है, माओइस्ट की स्ट्रेंथ क्या है, अगर हम ये देखें तो देखिए पब्लिक सपोर्ट इनको है हर तरफ से, हर तरफ से, समझ रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट इनको खूब अच्छा है। उसके बाद ये जो जंगल का इलाका है, उबड़ खाबड़ रोडें हैं, ये अच्छे से इनको पता है, इनको पता है किस तरीके से किस रास्ते से रात में भागेंगे तो हम कहाँ बजाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना पता ही नहीं। उसके बाद क्रॉस कंट्री मोबिलिटी इनकी बहुत बढ़िया है, इस कंट्री से भागे इस कंट्री में चले गए। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अगर ऐसा काम हो रहा है तो भाई अगर मान लो भाई इस कंट्री से कंट्री मिली हुई है, दूसरी कंट्री में छुप गए जाके, ठीक है। उसके बाद भाई अगर हम देखें तो भाई ये इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं, है ना, आर्म्स वगैरह छीन लेते हैं, है ना, और सिक्योरिटी फोर्सेस से काफी गन वन छीन के भागते हैं, गोली वोली मार देते हैं फिर उठा के, है ना। तो ये बड़ा अच्छा होता है, काफी हाईली मोटिवेटेड होते हैं। और इनको ना काफी स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, क्वालिटीज बड़ी अच्छी होती है, ये बड़ा बिल्कुल जाल बिछाने में बड़े आसानी से जाल बिछा लेते हैं। और फायदे तो ये है मॉइस के साथ, तो ये मजबूती है। अब आखिरकार अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब मॉइस से लड़ रही होती हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं उनके साथ में, है ना, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं ऐसे गुंडे मवालियों से तो क्या उनके साथ दिक्कत आती है, दिक्कत ये होती है लिविंग एंड फाइटिंग इन अनफेमिलियर टेरेन, जो वहाँ की जो रोड है, वहाँ के जो इलाका है, जहाँ से जो जो है भाई जंगल वगैरह है ना, ऐसी ऐसी जमीन है जो समझ ही नहीं आ रही है। तो इससे क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता हम कैसे लड़ें, कहाँ भाग के जाएं, क्या देखें। उसका फायदा आसपास के लोग सब जानते मानते हैं, मॉइस इनका फायदा उठाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे हार जाती है। दूसरी बात ये कि इनको पता ही नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस को, या तो पता हो कि हाँ ये अगला जो दंगा होगा वो इस फला फला दिन होगा, तो ये थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखें। फटाफट कब कैसे कहाँ दंगा हो जाता है बेचारी समझ ही नहीं पाती, तो कब कैसे अटैक हो जाता है समझ ही नहीं पाती। तीसरा ये कि भाई डिफिकल्टी है ना, ये नक्सलिस्ट को और लोकल पॉपुलेशन को अलग करने में, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ये ट्राइबल्स में से भी अपने रिबल्स को निकालते हैं, तो ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार कौन सा जो है वो नक्सलिस्ट है और कौन सी यहाँ की लोकल पॉपुलेशन, समझ रहे हैं। उसके बाद दिक्कत ये भी आती है कि इतने लंबे वक्त तक ये लोग फैमिली से दूर रहे हैं, है ना, तो ये परसीव ये नेग्लेक्ट ऑफ द फैमिली मतलब हो जाता है मामला है, बहुत लंबे टाइम से फैमिली से दूर रखना वगैरह सीन। और भी कुछ दिक्कतें जैसे कि भाई अब जो भी है समझना कि भाई कि जो एट्रोसिटीज उन्होंने करी हैं नक्सल्स इलाकों पे करी हैं उसको समझने जानने में 10 समय लग जाता है, आखिरकार कहाँ क्या करा है कैसे कर रहे हैं, दिमाग बहुत लगा के करते हैं ना चीजों को। तो ये सारी बातें हैं। हमने इस पार्ट में एक पार्ट और आएगा और उसके बाद ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके बाकी पर्क एंजॉय कर सकते हो। कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, अपने सजेशन उसमें डालें। साथ ही साथ फेसबुक पे सिर्फ IAS के नाम से मेरा पेज है, अगर चाहें तो इन वीडियोस को वहां भी देख लें। बाकी ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जहां भी चाहें मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।